जहां इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नवाब मलिक की अब मुश्किलें बढ़ सकती है। ईडी ने रजिस्ट्रार से मांगे प्रॉपर्टी के कागजात, परिवार के नाम पर दर्ज प्रॉपर्टी के कागजात मांगे हैं। पत्र लिखकर रजिस्ट्रार से मांगी पूरी जानकारी। पत्र में मलिक के अलावा पत्नी और बता दें आपको कि पूरे पत्र में जो चीजें यहां पर लिखी गई हैं उसका जिक्र करते हैं कि वहां पर पत्नी और बेटे के नाम भी महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी के नेता नवाब मलिक की मुश्किलें और बढ़ा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद नवाब मलिक और उनके परिवार की प्रॉपर्टी की जांच प्रवर्तन निदेशालय करेगा। इसके लिए ईडी ने मुंबई उपनगर के रजिस्ट्रार को पत्र लिख करके मलिक परिवार के नाम पर दर्ज सभी प्रॉपर्टीज के कागजात मांगे हैं। इस पत्र में नवाब मलिक, उनकी पत्नी महजबीन और बेटे फराज मलिक के नाम पर दर्ज सभी प्रॉपर्टी के कागजात मुहैया कराने की मांग ईडी ने की है। यह पत्र रजिस्ट्रार को 24 मार्च को ईडी की ओर से लिखा गया। दरअसल ईडी ने पहले से ये सभी दस्तावेज मलिक परिवार से मांगे थे, लेकिन वहां से ना मिलने पर उन्होंने अब रजिस्ट्रार का रुख किया है। वहीं मुंबई की एक विशेष अदालत ने नवाब मलिक की न्यायिक हिरासत 4 अप्रैल तक बढ़ा दी और उन्हें जेल में एक बिस्तर, गद्दा और कुर्सी का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। हालांकि जिस तरह से ईडी कार्रवाई कर रही है उससे लगता है कि जेल में रह रहे मलिक की मुश्किलें अब और भी बढ़ने वाली हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पत्र में मलिक के अलावा पत्नी और बेटे का नाम भी सामने है। जिस तरीके से न्यायालय द्वारा पहले मलिक परिवार से ही मांगा गया था ये तमाम कागजात, लेकिन उनके द्वारा जब ये कागजात नहीं दिया गया तब सीधे रजिस्ट्रार की ओर रुख करते हुए वहीं से कागजात मांग लिए गए हैं। जिसके बाद अब मलिक की जो ये मुश्किलें हैं और बढ़ती नजर आ रही है और जिन मुश्किलों से बचने की कोशिश मलिक और उनके परिवार वाले कर रहे थे, अब वो एक बार फिर उन्हीं मुश्किलों में फंसते नजर आएंगे। और इन्हीं खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। राजन, देखिए जिस प्रकार से अब कागजात मांगे गए हैं, इस पर किस तरह की अपडेट अभी मिल रही है आपको? देखिए, दरअसल ईडी ने ये बाकायदा पत्र लिखा था और ये उनके जो नवाब मलिक के जो परिवार है उनको ये बाकायदा पत्र लिखा था और 24 मार्च को ईडी की ओर से ये पत्र लिखा गया था। आपको बता दूं कि दरअसल ईडी ने पहले ही सारे दस्तावेज नवाब मलिक के परिवार से मांगे थे, लेकिन जब ईडी को ये सारे दस्तावेज नहीं मिले उसके बाद नवाब मलिक ने रजिस्ट्रार का रुख किया है और कहीं ना कहीं ये जो सारे दस्तावेज हैं वो ईडी जमा करेगी और इससे कहीं ना कहीं नवाब मलिक की जो मुश्किल है, अब ये सारे जो दस्तावेज है वो कब तक अब ईडी को मिल जाएगा और उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आएगी? देखिए, ये कहा जा रहा है कि करीबन ये शुक्रवार को जो है सारे दस्तावेज मिल जाएंगे ईडी को और कहीं ना कहीं इसी को लेकर अब जो नवाब मलिक के जो परिवार के लोग हैं वो इसको लेकर भी ये कह रहे हैं कि हमें जो है बाकायदा समय नहीं दिया गया था, हमें कोई जानकारी नहीं मिली थी। जबकि ईडी का ये कहना था कि हमने बाकायदा 24 मार्च को ही उन्हें पत्र लिखकर ये सारे दस्तावेज मांगे थे। तो कुल मिलाकर के देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर राजन ईडी द्वारा ये कहा जा रहा है कि पत्र लिख दिया गया था, पहले ही मांग की गई थी और उसके बाद भी अब परिवार वालों की तरफ से इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। काफी मुश्किलें बढ़ती अब नजर आ रही है नवाब मलिक और उनके परिवार के लिए। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ईडी ने मुंबई उपनगर के रजिस्ट्रार को ये पत्र लिखा था और उनके परिवार के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनके कागजात मांगे थे और इसके लिए बाकायदा उनकी जो पत्नी है और उनके बेटे का भी वो पत्र में नाम था। तो नवाब मलिक की जो पत्नी और उनके बेटे के नाम पर मुंबई या फिर मुंबई के अलावा जहां भी प्रॉपर्टी है उसके सारे जो दस्तावेज ईडी ने मांगे थे, लेकिन जब उन्हें ये समय पर नहीं मिला तो इसके बाद जो है ईडी ने अभी या रजिस्ट्रार का रुख किया है और ये देखना होगा कि और क्या कुछ सबूत लगते हैं ईडी के हाथ में। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से ईडी कार्रवाई करती नजर आएगी। आपका बहुत शुक्रिया राजन तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब नवाब मलिक की मुश्किलें यहाँ बढ़ती नजर आ रही है, जिसके बाद अब नवाब मलिक और उनका परिवार किस तरीके से ईडी के सवालों का सामना करेगा ये देखने वाली बात होगी। दस्तावेज के बाद ही सारी हकीकत सामने आ पाएगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं। जो महाराष्ट्र सरकार ने आज एक अहम फैसला लिया है। इस फैसले से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी जो बेवजह कानूनी पचड़े में फंस गए थे। दरअसल राज्य के गृह विभाग ने लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर
आईपीसी 188 के तहत स्टूडेंट्स और अन्य लोगों पर दर्ज सभी मुकदमे को वापस लेने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप डब्ल्यू पाटिल ने बताया कि इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। वहां से इसे मंजूरी मिलने की सभी दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक एक कर सभी केस वापस ले लिए जाएंगे। संचारबंदी किंवा जी काही बंदी घातली गेलेली होती आणि त्याच्यामध्ये जरूर काही नागरिक किंवा विद्यार्थी यांच्यावर काही गुन्हे दाखल झालेले आहेत 188च्या अंतर्गत। तर हे सर्व गुन्हे पाठीमागे घेण्याच्या संदर्भामध्ये विभागाचा तत्वता निर्णय झालेला आहे। त्या संदर्भात आम्ही मंत्रिमंडळाच्या समोर जाऊन हा प्रस्ताव मांडू आणि हे सगळे गुन्हे पाठीमागे कसे घेता येतील जेणेकरून विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी परदेशात जाताना वगैरे बऱ्याच प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, तो लागू नये याच्यासाठी हा आमचा प्रयत्न राहील। वहीं देश के मान्यता प्राप्त 10 केंद्रीय संगठन के आह्वान पर सोमवार से 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू हुए आज भी जारी है। पुणे जिले में कामगार संगठन कृति समिति के नेतृत्व में जिले के कई श्रमिक संगठन इस हड़ताल में शामिल हुए। इसमें 14 सूत्रीय मांगों को लेकर के 2 दिवसीय हड़ताल कल सुबह 11 बजे से शुरू हुई। इस हड़ताल में बैंक, बीमा, बीएसएनएल, आशा ऊषा कार्यकर्ता, सीमेंट श्रमिक संगठन, किसान सभा, मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ग्राम रक्षक, कोटवार, मजदूर एकता यूनियन शामिल हुए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए और दोनों को जन विरोधी करार दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही प्रदर्शनकारी श्रमिक विरोध कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। अभी हम कल से यहाँ पर बैठे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो अन्याय कंपनियों व्यवस्थापन और जो प्रशासन उसको सपोर्ट कर रहा है वो यहीं पे ख़त्म हो जाए और कामगार को कामगार रहने दिया जाए। उसे अलग बहाने देके या झूठा फंसाकर उस पर केस डालना और उसको लूटना ये सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये सरकार जो महाराष्ट्र सरकार है वो कहती है अपनी सरकार, ये सच में जनहित की सरकार है क्या? वहीं महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख और वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की। इन दोनों मंत्रियों के खिलाफ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ यह कार्रवाई कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष इमरान प्रताप गढ़ी के स्वागत के दौरान 26 मार्च को बांद्रा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में तलवार लहराने के आरोप में किया गया है। इससे पहले बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने मुंबई पुलिस से असलम शेख और वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। वहीं दादर में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए असलम शेख ने कहा कि हमने किसी सार्वजनिक जगह पर तलवार नहीं दिखाई है। उन्होंने बताया कि बांद्रा में आयोजित कार्यक्रम में सिख समुदाय ने भी भाग लिया था और सिख समुदाय के लोगों ने उन्हें ये तलवारें दी थी। इस दौरान असलम शेख ने बीजेपी नेता मोहित कंबोज को याद दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार अलग अलग कार्यक्रमों के दौरान तलवार दिखाई है। आपको बता दें कि पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं मुंबई गोरेगांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। इस घटना में 7 महीने के मासूम बच्चे की किडनैप करके हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उस मासूम को प्लास्टिक बैग लपेटकर पानी की टंकी में फेंक दिया गया। हत्या की यह वारदात को पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर की दूरी पर किया गया। काफी मशक्कत के बाद डॉग स्क्वाड की टीम ने बच्चे के कपड़े के आधार पर बच्चे तक पहुंचने में कामयाबी पाई और मासूम के शव को पानी की टंकी से बाहर निकाला। हालांकि मां की शिकायत के बाद पुलिस ने फरार आरोपी को महज 10 घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर के क्राइम सीन दोहराया। वहीं इस हत्या के मुख्य कारणों को जानने के लिए फॉरेंसिक टीम की मदद ली जा रही है। किडनैपिंग का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। आरोपी कन्नन ने पुलिस को बताया कि उसकी प्रेमिका ने बताया कि उसकी मां और छोटा भाई संदेश हमेशा के लिए गांव जाने वाले थे। इसी बात को से नाराज कन्नन ने उसे रोकने के लिए उसके मासूम भाई की हत्या कर दी, जिससे वे गांव वापस ना जा सके। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि कन्नम मुत्थुस्वामी नाम का एक एक्यूज्ड है, उसने वहाँ
वहाँ से वो बच्चा चुराया था और वो बच्चा लेके वो वेटरनरी कॉलेज प्रीमाइसेस में अंदर गया और वहाँ एक अबेंडेंट एक पानी की टंकी है, अंडरग्राउंड टंकी, उसमें उसने फेंक के उसको मार डाला। अंडराई पुलिस स्टेशन में मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर हुआ और एक्यूज जो है उसको अरेस्ट कर दिया है। वहीं मुंबई के दिंडोशी पुलिस ने 4 ऑटो रिक्शा ड्राइवर को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया, जो ऑटो रिक्शा चलाने की आड़ में ड्रग्स की तस्करी करते हैं। यह गैंग घाटकोपर इलाके से ड्रग्स लेकर के गोरेगांव फिल्म सिटी में सप्लाई करते थे। पुलिस ने मौके पर इनके पास से 2 किलो ड्रग्स और एक ऑटो रिक्शा बरामद किया है। ड्रग्स की कीमत 30,000 रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, कुछ ड्रग्स माफियाओं के ऊपर कार्रवाई की है, ये बात सही है। दिंडोशी पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस आयुक्त संजय पाटिल साहब जब 24 मार्च के रात नाइट पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब उनको स्वामी नारायण मंदिर मालाड ईस्ट यहाँ पे एक सस्पिशियस ऑटो रिक्शा उन्होंने पाई। एक महिला इसमें वांटेड है, महिला आरोपी, उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। उसके बाद महिला से पूछताछ करने के बाद पता चलेगा कि इनके साथ और कौन काम कर रहा है, कहाँ से माल लाते हैं, कहाँ बेचते हैं। जिन जिन लोगों का नाम सामने आएगा उनको अरेस्ट। वहीं पुणे के बावधान बुद्रुक में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। अब उस घटना का एक मोबाइल से रिकॉर्ड वीडियो और एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें पुलिस सब इंस्पेक्टर की पत्नी गाड़ियों में तोड़फोड़ करती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि यह जमीन विवाद को लेकर के उनके रिश्तेदारों से बहस हुई, जिसके बाद महिला ने पहले रिश्तेदारों को पीटा और फिर उसके बाद उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। और इन्हीं खबरों के साथ गोवा महाराष्ट्र के इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।